We'll continue with the topic that is photoelectric effect में आज हम करेंगे ग्राफ्स के बारे में। ये कुछ डिपेंडेंसीज हैं that are very important both बोर्ड्स के लिए, बोर्ड में भी बहुत बार आते हैं इस बार और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, इस डिपेंडेंसी में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट की जो डिपेंडेंसी है बाकी अदर फैक्टर्स में जैसे इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, अलग अलग चीजों पे उसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज डिपेंडेंसी of the photoelectric current on the intensity of the incident light। फिर हमें ग्राफ बनाने बेसिकली तो ये है y एक्सिस में आएगा करंट, दिस इज फोटोइलेक्ट्रिक करंट। और इस तरफ है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। तो हमें ये पता है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा आएंगे, नंबर ऑफ ज्यादा फोटोन्स आएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स अगर ज्यादा आएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो मारेंगे, अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मारेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो डिपेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड वी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज अगर कोई इंटेंसिटी नहीं है, जीरो इंटेंसिटी, तो करंट भी ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो होगा। इसमें पॉइंट्स लिख लेते हैं। नहीं, आज परमिशन नहीं मिलेगी अनम्यूट होने की। पहला पॉइंट बना के लिख लेते हैं। एज द intensity of the incident light increases, the number of incident photons also increases। इसके कारण क्या होगा, the number of ejected electrons increases, therefore the photoelectric effect, ये photoelectric current also increases। ये सब तब होगा अगर you have a light which has the energy above the work function। ठीक है, वो नेचुरल सी बात है। emission will only take place अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा है। This happens when the frequency of the incident light is more than the threshold frequency। ठीक है, या मतलब मोर या इक्वल भी हो सकता है। Light is at least equal to the threshold frequency। दूसरा है
पहली थी डिपेंडेंस ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, दूसरा होगा डिपेंडेंस ऑन द potential difference, dependence on the potential difference between the, जो भी है वो प्लेट्स होती हैं, जो की बात हो रही है कैथोड एंड एनोड की। उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस पे क्या डिपेंडेंसी होगी देख लेते हैं। इधर वही करंट है, इधर इस एक्सिस पे करंट है, और इस एक्सिस पे हमने लिया पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज अप्लाइड अक्रॉस दी प्लेट्स। हम ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लगा रहे थे? इफ यू माइट रिमेंबर, हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए लगाया था ताकि इलेक्ट्रॉन्स को एक गाइडेंस मिल सके कि जाना किधर है। ठीक है, तो ये ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? ग्राफ स्टार्ट, इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, बिकॉज अगर हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई कर रहे, कोई भी बैटरी गाइडेंस नहीं है, तब भी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी प्लेट तक, एनोड तक नहीं पहुंचेगा। हो सकता है कोई धक्के धुक्के काके कोई 1 2 4 10 इलेक्ट्रॉन उधर पहुंच जाए, तो कुछ ना कुछ करंट तो होगा ही होगा। तो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस में भी कुछ ना कुछ करंट जो है वो होगा वहां पे। ठीक है, इसलिए ये ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट ना होके कहीं किसी एक पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस, ऑन दी करंट एक्सिस पे स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते रहेंगे, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड पे बढ़ाते रहेंगे, तो मान लो पहले 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, फिर 15 पहुंचने लगे, फिर 20 30 40, राइट? एंड इट हैपेंस टिल दी जागृति, डोंट कॉल मी, so it will happen till the maximum number of electrons are reaching the anode। मान लो अगर 100 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, 100 ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि एमिट हो रहे थे वहां से, तो पहले हमने वहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, जिसकी वजह से मान लो 10 पहुंच रहे हैं, बढ़ा दिया, 20 पहुंच रहे हैं, बढ़ा दिया, 30 पहुंच रहे हैं, बढ़ा दिया, 40 50, इट हैपेंस टिल 100। लेकिन अगर और बढ़ाएंगे तो वो 100 से 200 नहीं हो जाएंगे, 101 110 नहीं हो जाएंगे, वो एक लिमिट तक जाते हैं, एंड दैट लिमिट इज नोन एज सैचुरेशन। इसका ग्राफ जो होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। दिस इज आई सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन करंट आ गई। अब ये ग्राफ पीछे क्यों गया? पीछे इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे होगा वी एस। वी एस क्यों है यहाँ पे? क्योंकि अगर मुझे करंट बिल्कुल जीरो करना है तो उसके लिए मुझे रिवर्स पोटेंशियल लगाना पड़ता है। रिवर्स पोटेंशियल लगाएंगे, जब उतने रिवर्स पोटेंशियल पे जब करंट जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वो ये है। उसको माइनस लिखा है क्योंकि उल्टा लगाना पड़ता है। तो ये ग्राफ आ गया। तो पॉइंट लिख लेंगे कि पहला पॉइंट है when no potential difference is applied, then
some electrons are reaching the anode. When the potential difference is increased, then more number of electrons reach the anode. Hence, the current also increases. Till the saturation current is reached. अगले में अगला पॉइंट, if the reverse voltage is applied, then the electrons reaching the anode decreases. When reverse voltage equal to Vs, stopping potential is applied, then no electrons reach the anode, hence current becomes zero. अगला है dependence on potential difference as well as intensity. जो दो पहले पॉइंट्स हमने लिखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी के अलग अलग देखे हम यहाँ पे एक ही ग्राफ में दोनों चीजें बनाने की कोशिश करेंगे. तो ग्राफ तो हम बनाएंगे करंट और उसके बीच में, तो लिख लिया हमने करंट. इधर है करंट और इधर हम रखेंगे वही वोल्टेज, लेकिन करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे लेकिन दो इंटेंसिटीज के लिए, क्योंकि इंटेंसिटी की भी साथ में हमने डिपेंडेंस देखनी है. क्योंकि करंट और वोल्टेज की डिपेंडेंस है तो ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, भी सेम ग्राफ ऐसा ही होगा. यही ग्राफ है, ठीक है. मान लो ये किसी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए है. जब हमने इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी रखी
I1 लेट्स से, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कट ऑफ वोल्टेज आई दैट वाज माइनस VS1, तो VS लेते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरी लाइट एक ली जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी म्यू है, दूसरे की भी फ्रीक्वेंसी म्यू होगी, बट इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। इंटेंसिटी लेट्स से हम ज्यादा लेते हैं, तो अगर ज्यादा इंटेंसिटी लेंगे तो क्या होगा, ज्यादा इंटेंसिटी लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विल बी मोर, हेंस द करंट विल बी मोर, ठीक है। तो उसका ग्राफ इसके ऊपर बनेगा। लेकिन क्योंकि इंटेंसिटी से इंसिडेंट लाइट की एनर्जी में अंतर नहीं आता, वही फोटोन की एनर्जी तो hc बाय लैम्डा या h न्यू है, न्यू सेम है, लैम्डा सेम है, तो फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी सेम है, वर्क फंक्शन सेम है, हेंस काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी सेम होने की वजह से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी सेम होगा। तो इसलिए Vs पे ग्राफ वहीं पे टच करेगा, बट सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा। तो इसका ग्राफ जो है स्टार्ट यहीं से करा देते हैं। ये सैचुरेट कहीं आ जाके करेगा, ठीक है। This is I2, this is I saturation 2 ले लो इसको, this is I saturation 1, ठीक है। इसकी भी फ्रीक्वेंसी न्यू ही है, सेम आएगा। जागृति पढ़ाई पे ध्यान दो, समझ आ रही है बात? Just listen to your lecture carefully. इसमें I2 जो है दैट इज ग्रेटर देन I1 है, दोनों की फ्रीक्वेंसी इसमें सेम है। तो इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी है ये डिफरेंट, इंटेंसिटी कैपिटल I डिनोट्स इंटेंसिटी, स्मॉल I डिनोट्स करंट। तो इसमें भी हम पॉइंट्स बना लेते हैं। नंबर 1, देखो पहला इंटेंसिटी के बारे में लिखेंगे, फिर एज द इंटेंसिटी of the incident light increases, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है। अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स इंक्रीजेस, इससे क्या होगा, नंबर ऑफ ejected electrons increases, इससे क्या होगा, the photoelectric current increases, therefore I saturation 2 is greater than I saturation 1.
लेकिन since the energy of the is the frequency of the incident photon is same, therefore इससे क्या होगा, therefore incident energy of photon is same, इससे क्या होगा, the kinetic energy of the ejected electrons is same, इससे क्या होगा, therefore Vs मतलब stopping potential will be same. बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। डबल स्पीड पे इतनी स्लोली मैं बोल रहा हूँ, स्टिल द स्पीड इज डबल देन द ऑफलाइन बैच। मुझे लग रहा है तुम लोगों का काम आज पौने घंटे में खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब अगर हमने 10 मिनट शायद लेट स्टार्ट किया था, आधा घंटा पहले फ्री हो जाओगे तुम लोग। बहुत फायदा होता है, सिलेबस कंप्लीशन कैन बी लाइक ये जो टारगेट होता है ना हमारा सिलेबस कंप्लीशन का, ये साला हम खुद ही खराब करते हैं इंटरेक्शन की वजह से। हम बोलते हैं सिलेबस इतने टाइम में कंप्लीट करो, इतने टाइम में कंप्लीट, अरे कहाँ से कर दे भाई, लेकिन ऐसे कर सकते हैं। यू गाइस आर ब्रिलियंट। नेक्स्ट अब हम डिपेंडेंसी देखेंगे, कौन सी है, कितने नंबर है, 4 नंबर। डिपेंडेंस ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड अब ले आते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, देखो इसमें भी हम ग्राफ तो वही बना रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ बनाएंगे, बट दो फ्रीक्वेंसीज के लिए बनाएंगे। तो हमारे पास वही जैसे पहले किया था हमने, दो ग्राफ्स बनेंगे। दिस इज आई, इस तरफ होगा आई एंड इस तरफ होगा वी।
तो ग्राफ इन्हीं दोनों के बीच में बनाना है, बट दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए। एक के लिए मैं बना देता हूँ पहले। मान लो दिस इज द ग्राफ फॉर सम फ्रीक्वेंसी, और अपने पास ये जो करंट पहुंच गया, ये पहुंच गया सैचुरेशन करंट। दिस इज आई पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए। अब इंटेंसिटी दोनों में सेम रखेंगे, बट दे विल कीप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ग्राफ दोनों में बना देता हूँ। ऐसा कुछ ग्राफ दूंगा। क्योंकि दोनों लाइट्स की इंटेंसिटी सेम है, तो देयरफॉर दोनों का मैक्सिमम जो करंट है, जो सैचुरेशन करंट है, दैट विल सेम। क्योंकि अगर सेम इंटेंसिटी है, 100 फोटोन कर रहे हैं, तो 100 इलेक्ट्रॉन को ही निकालेंगे। अगर 100 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होंगे सैचुरेशन करंट के लिए। तो वो तो ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता, वो तो सेम होगा। हमने सेम बना दिया। लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी में अंतर है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है ν2, इसकी फ्रीक्वेंसी है ν1, एंड लेट्स से ν2 इज ग्रेटर देन ν1, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा एनर्जी ऑफ द फोटोन। अगर इंसिडेंट एनर्जी फोटोन की ज्यादा होगी, वर्क फंक्शन वही है, तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की अपना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा -Vs2, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा -Vs1। ठीक है, इनमें से कौन सा ज्यादा होगा, Vs1 और Vs2 में से? -10 ज्यादा है, -15 ज्यादा है? चलो मैं बता देता हूँ, -15 ज्यादा है। ठीक है, -10 ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं। पहला, since the intensity of the two incident lights is same, उससे क्या होगा, therefore maximum current, मतलब वो क्यों हो रहा है, क्योंकि therefore number of ejected electrons will be same नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो क्या होगा, इससे होगा therefore the saturation current will be same in both cases। तो सैचुरेशन करंट भी सेम है। दूसरा,
since nu2 is greater than nu1, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। फिर क्या होगा, therefore in energy, incident energy is higher in second case, therefore इससे क्या होगा, the kinetic energy of the ejected electron is higher, इससे क्या होगा, the magnitude of the stopping potential, मतलब PA is higher in case। ठीक है, तो ये हमें फ्रीक्वेंसी पे भी पता लग गया। अब अगला डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी नंबर 5। डिपेंडेंसी of kinetic energy on the incident frequency। ठीक है, ये अलग वाई पे आई नहीं है, kinetic energy रखी। जैसे मतलब कुछ भी आ सकता है, लोग बना सकते हैं उसको। जैसे अगर kinetic एनर्जी की बात हो रही है तो बनाते हैं। इधर रखेंगे हम kinetic एनर्जी और इधर है फ्रीक्वेंसी। तो द नेचर ऑफ द ग्राफ क्या होगी, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। कैसे पता लगा हमें, देखो पहली बात, ये ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला तो काहे की काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो कुछ एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, न्यू नॉट, वहां से स्टार्ट होगा। और ग्राफ कैसा होगा, इट विल बी ऐसा। ठीक है, इसको ऐसा पीछे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पीछे एक्सटेंड किया मतलब इसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है। कैसे निकाल सकते हैं हम, ये वाली वैल्यू जो है, दिस इज नथिंग बट न्यू नॉट, इधर काइनेटिक एनर्जी है। इसको हम सिंपल बहुत ही आसान तरीके से इक्वेशन से निकाल सकते हैं।
तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की इक्वेशन बनी h nu माइनस h nu नॉट। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं भाई ये क्या चीज है, दिस इज y इज इक्वल टू दिस इज m, दिस इज x प्लस दिस इज t। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई विद नेगेटिव c, नेगेटिव y इंटरसेप्ट, जो कि हमें वहां पे दिख भी रहा है। तो ये y इंटरसेप्ट जो हो गया, ये हो गया माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, इसका स्लोप हमें पता है, यहाँ से हम अगर कंपेयर करेंगे तो स्लोप आएगी m, ना स्लोप होती है m, सीधा m हम दिख रहा है अपने को, वो कितनी है h। अगर मान लो मैं एक और मेटल ले लेता हूँ, दिस इज फॉर मेटल 1, जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है h न्यू नॉट। ठीक है, और एक और लेता हूँ जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो उसका ग्राफ किधर बनेगा, इट विल बी ऑन दी राइट साइड, यहाँ बनेगा। ठीक है, पैरेलल बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल पैरेलल बनेगा। क्यों बनेगा पैरेलल, क्योंकि स्लोप डिटरमिन करती है, एंड कहाँ से डिटरमिन हो रही है, एच, एच है ना स्लोप, एच तो सेम है, चाहे मेटल 1 है मेटल 2 है, कोई भी मेटल है, एच तो कांस्टेंट है, बट उसका न्यू नॉट डिफरेंट, इसलिए वो आगे से पीछे से कहीं से स्टार्ट होगा। तो एक सवाल आया था डायरेक्ट ये, कि भाई हमें ऐसे दो वेरिएबल दे रखे थे और पूछा था कि अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। तो आपको क्या कर लेना है, इक्वेशन से कंपेयर मार लेना है और जो सी दिख रहा है लिख दो, स्लोप पूछा है तो स्लोप बता दो, कुछ भी बता सकते हैं हम। ठीक है, जरूरी नहीं है काइनेटिक एनर्जी के बीच में ही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है वेलोसिटी आ जाए v स्क्वायर के बीच में आ जाए, तो काइनेटिक एनर्जी को लिख देंगे हम हाफ एम v स्क्वायर, तो हाफ एम को दूसरी साइड में लेके जाना पड़ेगा, इधर तो अकेला y लिखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। तो ऐसा तुम लोग खुद अपने आप से अरेंज कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ्स थे, देयर वर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके चांसेस बहुत हाई होते हैं, लेकिन बहुत हाई। तो अब हम कुछ इसी में लास्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, दैट इज कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हमें फोटोन थ्योरी से, पार्टिकल नेचर से पता लग रहा है, लेकिन वेव थ्योरी जो है वो कैसे फेल कर गई, ये देखेंगे कि वेव थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन करने में कैसे चूक गई, क्या क्या गड़बड़ हुई, उन गड़बड़ों के बारे में पढ़ेंगे। मेजरली तीन गड़बड़ है, वैसे तो मैं कहूंगा तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, पहली दो तो बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो खैर तीनों के अलग अलग नाम है, अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, लाइन को घुमा के लिखा हुआ है, तो वैसे ही आपको भी समझ लेते हैं, मतलब एक्चुअली सेंस तीनों का एक ही है।
उसी पे सारी चीजें आधारित हैं। टॉपिक इज फेलियर ऑफ वेव थ्योरी इन explaining photoelectric effect। तो पहला पंगा है, उसका नाम होता है, नाम बोलते हैं उसको इंटेंसिटी प्रॉब्लम। इसके नाम है बकायदा। इंटेंसिटी प्रॉब्लम में क्या था भाई, जो वेव थ्योरी कहती है वो कहती है कि अगर मैं इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, सॉरी, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। वो तुम लोगों ने वेव वाले चैप्टर में जो किया था। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वेव वाले चैप्टर के हिसाब से, वेव थ्योरी के हिसाब से, इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होती है। तो मतलब वो वेव ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी। अगर ज्यादा फोर्स के साथ हिट करेगी तो दैट मींस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। आई विल रिपीट, इंटेंसिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, फोर्स, इंसिडेंट फोर्स ज्यादा तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। लेकिन ऊपर हम करके आ रहे हैं अभी ग्राफ्स में, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी तो ये थी कि भाई हमें पता है कि इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करती काइनेटिक एनर्जी। इंटेंसिटी पे तो क्या डिपेंड करता है, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स बढ़ते हैं, और फोटोन अगर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे, ना कि ज्यादा एनर्जी के साथ इजेक्ट होंगे। ठीक है, पहले 100 फोटोन थे, अब 200 कर दिए, तो पहले 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब 200 निकलेंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। लेकिन वेव थ्योरी बोलती है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली हो रहा था, जो एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, उसमें इंटेंसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी। दैट इज व्हाई वेव थ्योरी फेल्ड। वेव थ्योरी बाकी चीजें एक्सप्लेन करती है, इंटरफेरेंस करती है, डायफ्रैक्शन करती है, मतलब लाइट इज अ मिस्ट्री। बहुत सारी चीजें हैं जो वेव थ्योरी के साथ एक्सप्लेन होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटेंसिटी के साथ एक्सप्लेन होती है, सॉरी इंटेंसिटी बोल रहा हूँ, पार्टिकल नेचर के साथ एक्सप्लेन होती है। जैसे कि ये इंटेंसिटी वाली दुविधा है, तो इसमें वही लिख लेते हैं हम शब्दों में, क्या है, अकॉर्डिंग टू दी वेव थ्योरी, if the according to the wave theory, if the intensity of the incident light increases
then इससे क्या होगा, the amplitude of the electric field increases. ऐसा क्यों हुआ? Because intensity is directly proportional to square. इससे क्या होगा? Therefore, the incident force applied on the electrons increases. इससे क्या होगा? Therefore, the kinetic energy maximum of the ejected electrons increases. But this was contradictory to the experimental findings. This was contradictory to the experimental observations. That is, the intensity of the incident light does not have any effect on the kinetic energy of the emitted electrons. दूसरी प्रॉब्लम है दी फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम. ले दे के ये भी वही है, बस थोड़ा सा एंगल अलग है. ये बोलता है भाई वही चीज है ना कि भाई वेव थ्योरी तो क्या कहती है कि चाहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे है चाहे ऊपर है, कोई भी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराओ, उसकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा दे. क्योंकि वेव थ्योरी के हिसाब से तो इंटेंसिटी ही सब कुछ है, इंटेंसिटी ही एनर्जी है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया. वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन है जो हमने अभी ऊपर देखा. तो बात घुमा के वही है. पार्टिकल थ्योरी ये बोलती है कि देयर इज अ मिनिमम बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन वेव थ्योरी बोलती है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है. तो ये प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंसी वाली. तो ये क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, according to the wave theory, the light of yeah, according to the wave theory, the photoelectric effect occurs
should occur for any value of frequency of light provided the light is intense enough. Intense enough वही मतलब high intensity to supply the energy needed to eject the photoelectron. But particle theory इससे opposite है. But this was contradictory to the experimental observations. According to which photoelectrons are ejected if the incident frequency is at least equal to the bare minimum threshold frequency. तीसरी प्रॉब्लम है the time delay problem. ये क्या बोलती है तो ये भी वैसे ही रिलेटेड ही है बट थोड़ा सा वही कहने का तरीका डिफरेंट है. ये बोलती है कि भाई अगर एक लो एनर्जी लाइट को हम किसी पर्टिकुलर सरफेस पे हम इंसिडेंट कराते रहे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता रहेगा और जैसे उसने बेयर मिनिमम एनर्जी को एक्वायर कर लिया वो इजेक्ट मार देगा. बट ऐसा हरगिज नहीं होता क्या है, इट इज नॉर्मल कोलिजन जैसा फिनोमेना होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स ने टक्कर मारा, एक ने लाके फोटोन ने लाके इलेक्ट्रॉन को ठोका और साथ में इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर. होता तो ऐसे ही है, ठीक है, बट कोई भी टाइम डिले नहीं होता. एक्सपेरिमेंटली तो ऐसे ही पाया गया कि टाइम डिले 0 होता है. जैसे ही कोलिजन हुई इलेक्ट्रॉन बाहर, या तो नहीं बाहर, या यस बाहर या नो बाहर. लेकिन वेव थ्योरी बोलती है ऐसा नहीं, आप लोग आराम से लाइट फेंकते रहो, कम एनर्जी वाली भी फेंकते रहो, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप एनर्जी गेन करते रहेंगे और अंत में आके बाहर छलांग लगा देंगे. मतलब ऐसा वेव थ्योरी बोलती है, बट ऐसा होता नहीं है. ये टाइम डिले प्रॉब्लम है, ठीक है. तो ये क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी if a weak light is made
is made to fall on a surface of a metal for some time, then electrons will gather energy and will get ejected after some time. But ऐसा नहीं था. But this was contradictory to the experimental observations. According to which when light of threshold frequency is incident, light of threshold frequency was incident, then there was no time lag observed for the emission. For the ejection. That is, ejection was instantaneous. ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम्स थी जो कि वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई. ठीक है, इसके कारण वेव थ्योरी अपना काम संभालती है और पार्टिकल थ्योरी अपना काम संभालती है. दोनों ने अपने अपने फिनोमिना को एक्सप्लेन किया. वेव थ्योरी ने डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है पार्टिकल थ्योरी ने इन फिनोमिना को एक्सप्लेन किया. तो ये कहानी थी सारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की. आपका जो होमवर्क है दैट इज एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट बी, that will be discussed tomorrow, and exercise 2 जो प्रीवियस चैप्टर की है वो, और प्लस एक्सरसाइज जो 1 है प्रीवियस चैप्टर की वो, जो भी पुराना होगा वो वाला और आज का एक होगा, ये सब कुछ विल बी डिस्कसिंग इन टुमारोज क्लास. ठीक है, so that's it for today. Goodbye.